हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक ग्राफ्स की। और ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती ही है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेके चलते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमने ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। और सबसे पहले जो काइनेमेटिक्स ग्राफ की हम बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो स्लोप है m जो है ये क्या है, स्लोप है। y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और c इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, कि जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो अब सिचुएशन को हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं स्लोप की ही बात करता हूँ। स्लोप जो है m, इसको हम अगर ये टेंजेंट फाइंड कर लें तब भी लिख सकते हैं। दूसरा, बचपन में जो तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था, लेस दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली थी, उधर से भी कर सकते हैं। उसमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, y2 माइनस y1। हालांकि वो टेंजेंट ही निकाल रहे हैं एक्चुअल में, x2 माइनस x1 इस तरीके से। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं dy बाई dx। ये हमारी स्लोप है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं, ये हमारे पास स्लोप जो है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। कब, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा हमारा कैसा हो जाए, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप हमारी नेगेटिव होगी। और स्लोप हमारी नेगेटिव, सॉरी मैंने बोल दिया, स्लोप जो है जब एंगल या थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा वो स्लोप पॉजिटिव होगी। मैंने शायद गलती से नेगेटिव बोल दिया। और स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अब हमें ये टेंजेंट या एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ अगर जो टेंजेंट होगा तो वो लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये यहाँ स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगी y इक्वल टू, स्लोप पॉजिटिव है तो एम एक्स प्लस सी लिखना है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब c की वैल्यू 0। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख दूंगा y इक्वल टू एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन और लेके चलते हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहाँ अगर मैं चेक करूँगा तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करें, टेंजेंट चेक कर लें। तो जो टेंजेंट चेक करेंगे
यहाँ ये थीटा जो है ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब स्लोप तो इसकी भी पॉजिटिव है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसने वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट किया वो भी पॉजिटिव वाई पे किए, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरीके से मैं एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूँ। अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसका टेंजेंट चेक करूँ, तो ये थीटा जो है ये भी लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। और इस स्ट्रेट लाइन ने y पे जो इंटरसेप्ट किया क्या वो नेगेटिव में है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो इस तरीके से हम स्लोप चेक कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई भी जो हमारे पास गिवन ग्राफ है उसमें स्लोप, इंटरसेप्ट, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लेके चलें एक बार फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x और ये y। मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप चेक करें, और स्लोप चेक करने के लिए मैं ये एंगल चेक करूँगा कि इसने हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल फॉर्म किया, और ये एंगल जो है ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए स्लोप हमारी कैसी हो गई, नेगेटिव। और स्लोप अगर नेगेटिव है, साथ ही हमने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूँ तो क्या ये होगी y इक्वल टू माइनस एम एक्स, और c की वैल्यू 0 है। दूसरा, फिर हमारे पास एक इक्वेशन और, एक स्ट्रेट लाइन और है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो जो हमारा एंगल है वो अभी भी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मतलब स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव y पे है। तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन और है ये, तो फिर से अगर मैं थीटा चेक करूं तो थीटा तो हमारा अभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इस सिचुएशन को हम देख सकते हैं कि स्लोप तो हमारी नेगेटिव ही है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव y में है। तो इसके लिए इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब जो हमने इक्वेशन में बात की थी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने ये लिखा था, और हमने लिखा था कि y एक्सिस, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ के चलते हैं। आपने बचपन में 9th-10th क्लास में कभी इस तरह से कुछ इक्वेशन सॉल्व की होंगी, जैसे मान के चलते हैं y इक्वल टू 2x। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को चेंज करूँ तो क्या y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये x ये y। अगर मैंने x को 0 रखा तो y 0 हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये y इक्वल टू 2। इफ़ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 6।
ये इस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कंडीशन है। अब यही हमारा जो है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं। हमारे पास कोई दो वेरिएबल गिवन है और उन दो वेरिएबल गिवन वेरिएबल्स के बीच में जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास एक एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। जिसको हम एक्स टी ग्राफ भी बोल देते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दिखाई देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लिख देते हैं। तो वो बात एक ही है, एक्स टी ग्राफ से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात ये आई कि ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं या जो कन्फ्यूज़न होती है वो ये होती है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक टी है, तो किस वेरिएबल को कहाँ रिप्रेजेंट करें। तो बहुत बार देखा है कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई दो वेरिएबल लिखे हों तो जो पहला वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लिख देंगे और जो बाद का वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमने पीछे देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या उधर ही करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल जो जनरली रिप्रेजेंटेशन है वो यही होती है, फिर भी क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने के लिए, बच्चों की नॉलेज को चेक करने के लिए कई बार इन एक्सिस को मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सचेंज कर दी जाती है एक दूसरे के साथ और फिर ग्राफ मॉडिफाई करके पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम जो बेसिक कंडीशन है उसको देख रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वर्टिकल पे हमें क्या मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब जो हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब x और t से हमें किसको फाइंड आउट करना है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो अगर इस सिचुएशन को समझें तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ एक पर्सन है जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक दूसरा पर्सन है बी और ये बी जो है ये ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब इसने बी जो है वो ए को ऑब्जर्व कर रहा था तो किसी पॉइंट पे खड़ा था ये, और जिस पॉइंट से ये ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या ये इसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट को ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन से। अगर ये सिचुएशंस हमें समझ आई तो बी ने ए को ऑब्जर्व किया, जो कि सबसे पहले इसने देखा कि ए जो है वो रेफरेंस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे खड़ा है और वो डिस्टेंस हमने x0 मान ली। और अगर मैं इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं
तो वो एक्स नोट रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अब वो एक्स नोट हम कहाँ रिप्रेजेंट करें, वर्टिकल एक्सिस पे या कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो सबसे पहले सोचो कि अगले 10 मिनट तक ए ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, ठीक है, लेकिन जब बी ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, और जहाँ से उसने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो हम वो मान लेते हैं t इक्वल टू 0। उसको हम क्या मान लेते हैं, t इक्वल टू 0। और कब तक ऑब्जर्व किया, 10 मिनट तक। तो अब यहाँ टाइम चेंज हुआ, टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ। अब ए ने पोजीशन चेंज नहीं की, उसकी वजह से टाइम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। मतलब टाइम कैसा है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये टी। इसी तरीके से डिपेंडेंट कौन बच गया हमारा, एक्स। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से ए कितने डिस्टेंस पे था, एक्स नोट डिस्टेंस पे, ठीक है। और 10 मिनट तक मतलब टाइम तो चेंज हुआ, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, वो तो वहीं खड़े। तो इसका मतलब ये एक्स नोट तो फिक्स है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये इस तरह का आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओरिजिन पे एक्स जो है वो 0 था और टी भी 0 था, ठीक है। टाइम तो चेंज हुआ, लेकिन एक्स में कोई चेंज नहीं आया, वो फिक्स है। तो इस तरह का जो ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट कंडीशन को। तो आई होप आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में जो हमारे एक्स टी ग्राफ है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।